साथियों, आपको एक बार अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो दोस्तों, अगर आपको भी इस बार बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम देना है तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों के बीच लाए हैं बोर्ड फाइनल परीक्षा 17 फरवरी, जो कि हिंदी का वायरल प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आप लोगों को प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बिना किसी देरी के हुए टाइम गंवाए हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ लघु उत्तरीय, इसमें आप लोगों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, घबराइए नहीं कि कोई बात नहीं है। ठीक है, 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, और 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, अच्छा से जाए। और अपना एक आज जो 17 फरवरी यानी आज ही के दिन जो आप लोगों को एग्जाम है, इसमें इसका वायरल प्रश्न है और इस क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा है, इसीलिए इस सारे क्वेश्चन को हम आप लोगों के समक्ष रखे हैं आज। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से मिलवाते हैं। और अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां होती हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7827578573। ठीक है, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैक्स मूलर के मातानुसार सर्वदिश संपदा के प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण देश भारत है। प्राकृतिक सुषमा के दृष्टि से भारत भूतल के स्वर्ग है। मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम उपलब्धियों के का देश भारत है। यह देश प्राकृतिक प्रेम, मानव प्रेम, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और जीवन दर्शन की दृष्टि से विश्व की अपनी पहचान रखता है। यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा से यही अधिक संपन्न विचारधारा भारत भूमि की रही है। भारत विश्व गुरु की वास्तविकता गरिमा रखता है। लेखक ने ऐसा भाव भारत के साहित्य दर्शन को प्रभावित होकर और इनकी मानवीयता व जीवन मूल्य से अभिभूत होकर रखा है। ठीक है, होकर रखा है। ये आपका रहा आंसर। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा ताकि वहां पर एक सुंदर राइटिंग में लिखिए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं भी वहां पर क्वेश्चन कोई आंसर नहीं जानते हैं, फिर भी आंसर लिख कर क्वेश्चन भी लिख कर आए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को खाली ना छोड़े। तो आपको सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैक्स मुलर ने कहा कि भारत में आप अपने आप को सर्वथा अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य बीच खड़ा पाएगा। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ ऐसे अवसर भी मिलेगा जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। यहाँ किसी भी ज्वलंत समस्या को लिया जाए तो भारत इसके लिए उपयुक्त स्थल है। अतः हर जगह भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता नजर आता है। ठीक है, तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर। और क्वेश्चन नंबर, तब तक हम लोग तीसरा की बात करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, दो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, डिट्टो आएगा। आप लोग इसको पढ़ के जाए। ठीक है, 2024, 2012, 2014, 2020, 2021 देख लीजिए, ये पूछा गया है। तो आप इसका उत्तर देखिए क्या लिख दिए। विश्व विख्यात विद्वान मैक्स मुलर कहते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। विश्व का सभ्यता भारत प्राचीनता और विलक्षणता से बहुत कुछ सीखती है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य रूप के प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत ब्रह्मांड या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म यह जन्मभूमि है। पर्शियाओं की जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट
प्रकट विकसित होते हैं। ये आपका फाइनल आंसर रहा और आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा चौथा। ये क्वेश्चन भी काफी VVI ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से भी इस क्वेश्चन को भी आप लोग काफी रट के ही जाए। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? 2015, 2017, 2019, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि भारत गांवों के देशों के इसके 80 से 90% जनता गांवों का निवास करती है, इसलिए भारतीय आत्मा अब गांवों को बसती है। जहां आज के भारत कलकत्ता, बंबई, मद्रास दूसरे शहरों की चमक मनवाती होती है, जबकि ग्रामीण जीवन सादगी, त्याग और प्रेम का आधारित होते हैं, प्रेम पर आधारित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 का आपका आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं और ये हैं वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है और किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद, मैक्स मुलर ने वेदांतियों को वेदांती कहा है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप तब तक देखिए। भारत का पहचान सकने वाली दृष्टि और आवश्यकता के किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ पर आधार क्यों? 2023 में यह है। मैक्स मुलर, इसका उत्तर क्या होगा? मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों को कहा था कि आपको भारत का पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ऐसे विलक्षण देश की सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है? तो क्वेश्चन नंबर 2013 और 2016 में पूछा गया था। प्राचीन काल के मनुष्य जंगली तथा वन मानुष जैसा उस समय उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों के परछना पड़ता है। उस समय मनुष्य के पास हथियार नहीं थे, तो नाखूनों को अस्त्र के काम लेता है। अतः लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत प्रतीत होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाले। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर से मनुष्य की ओर? पशुता की ओर से मनुष्य के। नाखून मनुष्य पाशविरति के जीवंत प्रतीक हैं, यह उनके प्रस्तुत का प्राण है। अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता कि अब उसे बर्बर युग का कोई अवशेष असह है, उसे काटने का जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की निशानी है। दूसरी ओर आज मनुष्य अस्त्र शस्त्र जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है, यह तो पशुता का निशानी ही कही जाएगी। स्पष्ट है कि मनुष्य चाहता जरूर है कि मनुष्यता की ओर से बढ़े, पर पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेखक के अनुसार सफलता का चरितार्थ क्या है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य मरण शास्त्रों संरचना से ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा लेना सफलता है, जबकि चरितार्थ लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेम है, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबक मंगल के लिए निःशेष भाव देने में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया, इस बार पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक सामने कैसे उपस्थित हुआ? एक दिन लेखक ने छोटी लड़की के उसके अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गए।
इसी चिंतन प्रक्रिया को निबंध अस्तित्व में आया। ठीक है, कहाँ आया? तो अस्तित्व में आया। ये रहा आपका 10 का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी बार पूछा गया, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नाखून मनुष्य पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य अपनी पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं जानती। इसके नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। मनुष्य के पशुता के प्राण है। अपने नाखून को बार बार काटने के प्रवृत्ति उनके मनुष्य की निशानी है। मनुष्य भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, इसलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहते हैं? नख बढ़ाना, उन्हें काटना जैसे मनुष्य के सहजता वृत्तियां हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखिए। सहजता वृत्तियां अन्यास ही और शरीर के अंजानों में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक नख बढ़ा लेना की जो सहजता वृत्ति है वो उसे पशुत्व का प्रमाण है, जबकि उसे काटने का प्रवृत्ति मनुष्यता का निशानी है। नाखून आप लोग नहीं रखिएगा, नाखून को काट हटा के रखिएगा, क्योंकि नाखून रहेगा तो पशुता की पहचान होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि लाख वर्ष पहले मनुष्य नाखों को दांतों पर निर्भर पशुता जीव था। आज भी हमारी पशुता नष्ट नहीं हुई। पशुता मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? 2012 ये पूछा गया है। नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं है। ईसा की 8वीं-9वीं सदी नागरी लिपि के प्रचलन सारे देश में उस समय तक यह एक सर्वदेशिक लिपि मानी जाती रही है। यह लिपि काफी लोकप्रिय थी। इस लिपि का प्रसार सर्वदेशिक और सर्वकालिक रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बनाया? तो स्थापत्य उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। यह नगरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पदातिकम नामक एक घटना जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्रम पटना के नगर कहते हैं। अतः नगर नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर के संबंध में रखता है। वो संभव नहीं है कि बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग को 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। देवनागरी लिपि अक्षरों के स्थिरता कैसे आई? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि टाइप बने और इसमें से पुस्तकें छपने लगी। तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता आ गई। ठीक है, अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 आ गए हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आने वाली है। और क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा भी गया 2016-2022 में। देवनागरी लिपि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां पड़ोसी देशों नेपाल खास कुकरा के नेवारी भाषाएं, मराठी भाषाएं लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसका बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? भारत से शासकों प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं लिखे। तो भारत से पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लाखों नागरी लिपि देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ अल्पकाल के लिए महमूद गजनवी के लाहौर के तक्षशिला में चांदी के सिक्कों पर यह लिपि दिखता है। साथ ही उत्तर भारत में मेवाड़ा और गुरील संभर, अजमेर के चौहान, कन्नड़, गढ़वाला, कठियावाड़, गुजरात
और सोलंकी, अब्बू के परमार आदि शासकों के लेख नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आज का सेशन का आखिरी होंगे और ये भी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक गुणाकर मूले ने किन भारतीय लिपियों को देवनागरी लिपि का संबंध बताए? लेखक गुणाकर मूले ने नागरी लिपि शीर्षक पाठ के देवनागरी लिपि के वैज्ञानिकता का प्रकाश डाला। ठीक है, भारत की अनेक लिपियां देवनागरी लिपि के लिखित जाती हैं। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि अधिक विभिन्न, बंगला प्राचीन लिपि के पुत्र नहीं वह बहन अवश्य हैं। ठीक है, हाँ, दक्षिण भारत में लिपियां वर्तमान में नागरी की लिपि कहीं भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन यह तथ्यतः संभव चाहिए स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली भारत की लिपियां तमिल में तेलुगु किन्नर भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी का विकसित हुई है। तो आपको दोस्त ये भी आपका रहा ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन जितना भी हम लोगों ने अभी करवा दिए हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को रट के और चले जाए तो एग्जाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मैंने आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिए, वहां से देख के आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।